हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि हमारा जो है सोशल साइंस और हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक भी चैप्टर नहीं बचा है। मैंने आपको कहा भी था कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, टेंशन नहीं लीजिए। तो दोस्तों, आज जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये चैप्टर 1 का है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। आपको इससे एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्या दिया है, तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, तो दोस्तों ये आंसर तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन सही नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी क्लास में टीचर पूछते हैं तो आप उनको क्या बता सकते हैं कि सर जी, जो होता है देश के प्रति प्रेम की भावना या फिर एकता की भावना को हम क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है या फिर एक ऐसी विशेष भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, ठीक है। और उसके बाद आप अथवा करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। और समाज के प्रति प्रेम की भावना को हम समाजवाद कहेंगे, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्या दिया है, अगला दिया है दोस्तों मैटरनिक युग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटरनिक युग क्या है। और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं ना दोस्तों, वो सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ठीक है, एक बार दो बार नहीं, कई बार। तो इसका उत्तर क्या होगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किस काल को, किस युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, तो 1815 से लेकर के 1848 का जो युग था उसे हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं, ठीक है। अगला क्या दिया है, अगला दोस्तों दिया है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं। तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। 1815 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। किसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, तो वियना में जो सम्मेलन हुआ था कब, 1815 में, उसे हम लोग किस नाम से जानते थे, तो वियना सम्मेलन से। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, ठीक है। किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। क्या चीज का किया था, तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। तो इनका मुख्य उद्देश्य यानी कि इनका मेन पर्पस क्या था, तो गणतंत्र का विरोध कर और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना, यही इनका उद्देश्य था, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। ये देख सकते हैं 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या था, तो जब वियना सम्मेलन हुआ ना, संधि या सम्मेलन कह सकते हो आप लोग, उसका जो है परिवर्तन, उसका परिवर्तन उससे क्या हुआ, तो वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। तो संधि आप जैसे कि कह सकते हो दोस्तों कि एक तार ये है, ठीक है, फिर एक तार ये है, ये जब जुड़ेगा ना तो एक संधि हो जाएगा बीच में, ठीक है, यानी कि गांठ कह सकते हो आप लोग। तो क्या दिया है, वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे। तो ऐसे आप लोग को लिखना है, मुख्य थे, निम्नलिखित थे, या फिर वियना संधि के परिवर्तन मुख्य है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते। पहला क्या था, फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनः स्थापना कर लुई 18 को फ्रांस का राजा बना देना चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि फ्रांस में जो बूर्बो वंश की पुनः स्थापना कर उनमें से लुई 18 को फ्रांस का राजा बना देना चाहिए, ठीक है, ये इनकी मांग थी। फिर अगला क्या था, मांग नहीं थी,
परिवर्तन में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। अगला दिया है कि इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कई राज्यों में यानी 2 से अधिक राज्यों में। अगला क्या दिया है? अगला दिया है जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 2 लिख सकते हो, लेकिन आप 3 लिखो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। ये देख सकते हैं 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनके 2 उपलब्धियां क्या है? तो आपको क्या लिखना है? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना कर लुई 18 को फ्रांस का राजा बना दिया। ठीक है, अगला क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। ठीक है, मेटरनिक 1789 के फ्रांस की क्रांति को देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। कौन था? तो वो मेटरनिक था। ठीक है, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। अगला क्या दिया है दोस्तों? ये भी देख सकते हैं 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया है, स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? तो चलिए देखते हैं क्या दिया है उत्तर। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया। ठीक है, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वह अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इन्होंने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को। ठीक है, जो क्या था? तो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अगला दिया है दोस्तों 7 नंबर देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ये 2013 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में। तो ये गारंटी है कि ये 2026 में भी क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा? चलिए देखते हैं। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? ठीक है, तो क्या कारण था? चलिए देखते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि उत्तर में 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, फिर पॉइंट वाइज पॉइंट आप कर सकते हो। तो चलिए उत्तर क्या दिया है? उत्तर दिया है दोस्तों, लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, जो कि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे दिया है, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही। ठीक है, आगे दिया है, किसी भी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यक्त होने लगी। ठीक है दोस्तों, उनके समय में भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी। आगे दिया है, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। इसी कारण से 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ये देख सकते हैं 2013 और 20 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। ठीक है, किसने दबा दिया? किसने दबा दिया? मेटरनिक ने दबा दिया। ठीक है, अगला आगे क्या दिया है? जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिक ने दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश द्वारा दबा दिया। ठीक है, उन्होंने दबा दिया था उनके आदेश को। अगला दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ?
तो नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, चलिए देखते हैं। क्या दिया है उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। ठीक है, कितने गणराज्यों में, तो 3 गणराज्यों में। आगे दिया है 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। ठीक है, नेपोलियन जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। आगे दिया है नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है मेजनी कौन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या दिया है, मेजनी साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचारकों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, यह आपको अच्छे से रट जाना है, समझ जाना है। आगे दिया है दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको रट जाना है, याद कर जाना है। आगे दिया है गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि गैरीबाल्डी के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, दिया है गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणराज्य का स्थापना किया। ठीक है, कहाँ स्थापना किया, तो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके गणराज्य का स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, ठीक है, कहाँ पर आक्रमण करने की, तो जब उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काउंट काबूर, ठीक है, काबूर लिखा है, उनका पूरा नाम क्या था, तो काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपना सेना भेज दी। कहाँ पर, तो रोम में। आगे दिया है इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट यानी कि मुलाकात काबूर से हुई और वह क्या, तो वो जो थे दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पढ़ जाना है। फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो चलिए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं जो थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे दिया है जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। आपको सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि छोटे या फिर बड़े ही, कोई एक नहीं, 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। आगे दिया है उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या था, आंदोलन। आगे दिया है, आगे क्या दिया है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी कि कमी था। आगे दिया है दोस्तों हमारा कि 13 नंबर कि जालवेरिन का गठन क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं जालवेरिन संघ का गठन क्यों हुआ था। तो उत्तर दिया है इसका 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। जालवेरिन ने क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ा दिया। ठीक है, उसी को बढ़ावा देने लगे। अगला दिया है 14 नंबर। 14 नंबर क्या दिया है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे, तो इसी का वर्णन करना है। अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा तो बड़ा लिखना है, और 2 नंबर में पूछ रहा है तो वो छोटा ही लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाएगा कि 2 नंबर में पूछा गया है, यानी आपको छोटा ही स्टेटमेंट देना है, आपको टाइम वेस्ट वहां पर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर देखते हैं। विलियम एक जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल संभव नहीं था। ठीक है, और ये कौन जानता था, तो बिस्मार्क। ठीक, नहीं बिस्मार्क नहीं, बिस्मार्क को तो
अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर, ये कौन जानता था? तो विलियम जानता था। ठीक है, अगला दिया है 15 नंबर। 15 नंबर क्या दिया है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ये देख सकते हैं 2012, 14 और 16 में पूछा गया है। तो कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। ये आपको याद रखना है। आगे दिया, बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, अब बचा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आज रात 6 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है वीडियो ज्यादा लंबा आ जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आप लोग बोर ना हो इसलिए आप पहले लघु उत्तरीय आराम से कंप्लीट करिए, टेंशन का कोई बात नहीं है। ठीक है, मन किया तो लिख लिया, नहीं तो फिर आप नोट से काम चला लो और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।